ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी इस ज्योतिष की बेसिक सीरीज में हम जान रहे हैं कि ग्रह क्या होते हैं, उनका क्या व्यवहार होता है, किन किन चीज़ों के वह कारक माने जाते हैं, कौन कौन सी विषय वस्तुएं उनके तहत आती हैं। इनको आज गहराई से चर्चा करेंगे। हर ग्रह के भीतर क्या क्या किन किन चीज़ों को वो संबोधन करते हैं ज्योतिष में, उसको आज जानने का प्रयास होगा। अभी तक पहले ही हमने ज्योतिष की बेसिक सीरीज़ में कई विषयों के ऊपर चर्चा की है। यदि आपने वो पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप उन्हें देखें। कई चीज़ें जो है वो पिछले वीडियो से जुड़ी हुई होंगी। आपको काफ़ी हद तक समझने का यहाँ पे समझने में आसानी होगी यदि आपने पहले के वीडियोस देखे हैं। उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का कार्ड सेक्शन में दिखाया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि ग्रह ज्योतिष में हर 9 ग्रह माने गए हैं और 9 के 9 ग्रह किन किन चीज़ों के कारक होते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनके तहत आती हैं, उनको आज समझेंगे। तो जैसा कि आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं, सूर्य से शुरू करते हैं। देखें, सूर्य जो है वह कारक होता है अग्नि तत्व, उसका ग्रह है। तत्व अगर देखा जाए तो हर ग्रह का अपना एक तत्व होता है। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, ये जो है तत्व हैं, तो पंच तत्व। तो पंच तत्वों में हर ग्रह का अपना एक तत्व माना गया है। सूर्य का अग्नि तत्व होता है। इसके अलावा सूर्य जो है राशि में सिंह राशि का स्वामी है। सूर्य जो है रविवार का स्वामी होता है। तो वारेश अगर देखा जाए तो सूर्य रविवार का स्वामी माना जाता है। और वारेश, तिथि, करण, नक्षत्र, ये सब क्या होते हैं यदि आप ये नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर पहले ही पंचांग में इसकी विविध चर्चा की जा चुकी है। आप उसको वीडियोस को देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके। तो अब जानते हैं कि ये सूर्य दिखाता क्या है, किन किन चीज़ों का ये कारक है, सिग्निफिकेटर किन किन चीज़ों का है। तो सूर्य सबसे पहले नैसर्गिक आत्मा कारक ग्रह माना जाता है। यह क्यों माना जाता है, इसकी चर्चा पहले वीडियो में हुई थी। यानी कि ज्योतिष की बेसिक सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने बारीकी से, गहराई से इस बात की विवेचना की है कि सूर्य आत्मा कारक क्यों है। पुनः इसको दोहराता हूं क्योंकि सूर्य जो है वह एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस का एक प्रतीक है, यानी पूर्ण अद्वैत सच्चिदानंद का एक प्रतीक है, जो कि यह दिखाता है कि उसके ही जरिए, उसके ही बदौलत पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का सृजन होता है। तो सूर्य जो है वो नेचुरल एब्सोल्यूट इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस ब्लिस का एक रिफ्लेक्शन है, पर्सोनिफिकेशन है। इस वजह से, और उसके बिना क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। यदि आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, पहली वीडियो देखिए, उसमें इस बात को गहराई से समझाया गया है। तो सूर्य है नैसर्गिक आत्मा कारक, जो हमें अपने इस संसार में चेतना देता है, अवेयरनेस। हाँ, तो यहाँ पे हमने इस बात की भी पहले चर्चा की है कि सूर्य के भीतर अग्नि के गुण हैं और अग्नि के भीतर 2 प्रकार के क्वालिटी होती है। एक होता है हीट, एक होता है लाइट। तो लाइट देती है अवेयरनेस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, यानी हमें जागरूक बनाती है अपने इर्द गिर्द के संसार की ओर। और हीट यानी तापमान हमको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है जीवन में बने जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे नैसर्गिक आत्मा कारक सूर्य माना जाता है। इसके अलावा सूर्य जो है समय का विभाजन करता है। ये सिंपल है क्योंकि हम दिन और रात कहाँ से देखते हैं, सूर्य से देखते हैं। तो डे लाइट हो रही है, नाइट हो रही है, ये चीज़ सूर्य से आती है, इसलिए इसे डिवाइडर ऑफ टाइम भी माना जाता है। सूर्य अहंकार का ग्रह है। अहंकार यहाँ पे इससे अर्थ नहीं है कि आप कोई बड़े घमंडी इंसान है। अहंकार का अर्थ होता है कि आपने अपने आप को क्या समझा हुआ है, आइडेंटिटी। वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप अपने आप को क्या समझते हैं। तो हमारे जीवन की जो भी चीज़ें हम अपने ऊपर थोपते हैं या लाद लेते हैं, जो कि उसमें से एक भी चीज़ हम हैं नहीं वाकई में, उन सारी चीज़ों को अहंकार के तहत माना जाता है, उनको अहम बोलते हैं। और सूर्य दो तरीकों के अहम का कारक बनता है। एक होता है शुद्ध अहम, यानी कि ट्रू ईगो, जो कि एब्सोल्यूट प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, आत्मा, ब्रह्म, चेतना, जो कहना है कह लीजिए, उस नेचर का होता है, जो हर विषय वस्तु, हर प्राणी का एक ही है, कोई फर्क नहीं। पर जो अलग अलग चीज़ें आती हैं उसे कहते हैं फॉल्स ईगो। तो जैसे कोई अपने आप को हर व्यक्ति अलग अलग समझता है,
तो वो जो अलग अलग भिन्नताएं पैदा होती हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, वो आपका ईगो बनाता है, तो सूर्य उसका भी कारक है। इसके अलावा व्यक्तित्व, स्वाभिमान, आपके भीतर की आत्मविश्वास का सूर्य कारक माना जाता है। जो भी एक ऊर्जा है, क्योंकि हमने बात कही सूर्य अग्नि का ग्रह है, तो एनर्जी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, तो ऊर्जा और शक्ति का कारक माना जाता है। यदि सूर्य कमज़ोर होगा तो अधिकतम व्यक्तियों को जो है परेशानियां होती हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस नहीं करते। इसके अलावा सूर्य इसी वजह से हमारे स्वास्थ्य का भी एक सामान्य कारक बनता है। यदि सूर्य कमज़ोर होगा तो स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर में ऊर्जा की हमेशा कमी रहती है, अग्नि बिगड़ी हुई रहती है। इसके अतिरिक्त सूर्य जो है इच्छा शक्ति, दृढ़ प्रतिज्ञा और एक दृढ़ निश्चय और संकल्प का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य के भीतर अग्नि के गुण होने के कारण सूर्य के भीतर एक क्रोध और आवेग की जो है आवेग के गुण भी होते हैं, एग्रेशन जिसको कहें, वह भी उसके भीतर पाया जाता है। इसके अलावा सूर्य जो है वो स्वतंत्रता और स्वाधीनता का कारक है, इंडिपेंडेंस जिसको कहें। और सूर्य के भीतर एक खास बात और होती है कि जो लोग भी सूर्य प्रधान होंगे वो अपनी स्वतंत्रता तो चाहते हैं, पर दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की उनकी आदत होती है। तो यह, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा, तो राजा खुद इंडिपेंडेंट होता है, पर उसका शासन करना उसका एक व्यवहार है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। तो शासन किस पर? प्रजा पर। तो अब यहाँ राजा प्रजा तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो यहाँ पे जो भी आपके जीवन के लोग हैं, अगर कोई भी व्यक्ति सूर्य प्रधान होगा तो उसके भीतर खुद के प्रति स्वाधीनता और स्वतंत्रता का भाव ज़्यादा होगा और दूसरों पर जो है प्रभुत्व चलाने और कायम रखने और प्रशासन करने की जो आदत होती है वो बढ़ती है। यू डोमिनेट, ट्राई टू डोमिनेट अदर पीपल येट want to be independent your own self। दूसरा, सूर्य महत्वाकांक्षाओं का ग्रह होता है। असीमित महत्वाकांक्षाएं, वो कई बार रियलिस्टिक एम्बिशंस भी हो सकते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस भी हो सकते हैं, बट सूर्य महत्वाकांक्षाओं का कारक है। इसी वजह से सूर्य जो है वह करियर का कंट्रोलर बनता है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह करियर का कंट्रोलर हो, 10वें भाव का स्वामी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सूर्य नैसर्गिक कारक होता है किसी भी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र का, करियर का। आप जो भी आजीविका कमाते हैं, यदि सूर्य नैसर्गिक रूप से कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो कभी भी करियर में एक स्टेबिलिटी और एक ऊंचा मुकाम हासिल कर पाना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा सूर्य मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, सत्ता, अधिकार, नेतृत्व क्षमता, प्रशासन, सरकार, इन सब का ग्रह माना जाता है। राजनीति का कारक होता है, प्रबंधन, प्रशासन इनका कारक होता है। आपकी सामाजिक छवि का कारक होता है, पब्लिक इमेज। इसके अतिरिक्त सूर्य प्रसिद्धि और कोई भी लोग जो आपको कैसे भी, आपका नाम जो समाज में बनता है वो अच्छा नाम है या बुरा नाम है वो तो कुंडली बताती है, पर जो भी व्यक्ति को जिस तरीके से लोग समझते हैं, आपका पर्सोना, वो सूर्य बनाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य जो है वह शो और ग्लैमर इनका भी कारक बनेगा। और हर प्रकार की ऊंचे पद जितने भी हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो सूर्य के अधीन होते हैं। सूर्य पिता का भी कारक होता है। और अगर हम अपने शरीर की बात करें तो मेडिकल टर्म्स में सूर्य हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इनका कारक बनेगा। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है, इम्यून सिस्टम, वो सूर्य के अधीन है। हड्डियों का सूर्य कारक होता है। गॉल ब्लैडर और आँखें, पित्त, पीनियल ग्लैंड, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम और सिर, ये सब सूर्य के अधीन आते हैं। तो यहाँ पे ये वह कारक तत्व हैं जो सूर्य के अंडर में हैं। अब दूसरा ग्रह लेते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा का यहाँ पे तत्व देखें, चंद्रमा का जल तत्व है। राशि उसकी कर्क होती है। वारेश वह होता है सोमवार का। तिथि द्वादशी नहीं, द्वितीया और दशमी, 2 तिथियां हैं जो चंद्र के अंदर आती हैं। करण जो होता है वो बलव करण है। नक्षत्र इसके 3 हैं, रोहिणी, हस्त्र और श्रवण। और चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक है उसको जानते हैं। कुंडली में सबसे ज़्यादा, पुनः मैं इसको कई बार अपने पिछले के वीडियोज़ में दोहरा चुका हूँ कि नवों ग्रहों में सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्ता रखता है तो वो है चंद्र, और दूसरा लग्न का स्वामी। बट चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक बनता है वह हमें चलाते हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि,
आपकी सोच, भावनाएं, संवेदनाएं, इच्छाएं, विचारधारा, आपका स्वभाव, व्यक्तित्व, आपका एक व्यवहार, बिहेवियर जिसे कहें, मानसिक संतुलन, भावनात्मक संतुलन, हर प्रकार की इच्छाएं जो मन में पैदा होती हैं वो चंद्र के द्वारा हैं। इसके अलावा वो, क्योंकि चंद्र देखिए इच्छाओं के द्वारा ही व्यक्ति कर्म करता है, जो मन में इच्छाएं होंगी उससे व्यक्ति द्रवित होगा और उसके चलते ही कार्य करेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़रूरी ग्रह बनता है जो हमें चला रहा है कंटिन्यूअसली। बाकी ग्रह कितने ही अच्छे क्यों ना हो, यदि चंद्रमा कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो कभी भी अच्छे परिणाम जीवन में नहीं दिखते। अच्छी दशाएं आ करके निकल जाती हैं, परिणाम नज़र नहीं आते। उसका कारण सिर्फ यही है, भाई मन साथ दे नहीं रहा, सही दिशा में निर्णय व्यक्ति नहीं ले पा रहा, तो बाकी ग्रह क्या है आपकी सहायता करने वाले हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वह इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चंद्रमा सुख, आनंद, संतुष्टि, शांति, मानसिक भावनात्मक शांति इसका कारक होता है। हमारा जो बचपन बीतता है, हम अपने घर परिवार से जो नैतिक मूल्य संस्कार हासिल करते हैं, अब माँ का कारक होता है, घर परिवार का कारक होता है चंद्रमा। इसके अतिरिक्त चंद्रमा जो है क्योंकि मन का कंट्रोलर है, इट कंट्रोल्स योर माइंड एंड साइकी, तो इस वजह से चंद्रमा के भीतर एकाग्रता आती है। यानी मन एकाग्र होगा तभी अटेंशन स्पैन होता है, वरना कोई कंसंट्रेशन नहीं, कोई अटेंशन स्पैन नहीं। तो हमारी एकाग्रता, एक चीज़ में हम मन लगा के काम करने की शक्ति रखते हों, सीखने, समझने और सोचने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, ये चंद्र के अधीन है। इसके अलावा आपका मूड स्टेबिलिटी है, क्योंकि मूड इमोशंस से चलता है। तो अगर चंद्र बिगड़ा हुआ होता है किसी का तो उसको अक्सर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, कभी एक जगह एक स्थिति में स्थिर नहीं रह पाते भावनात्मक रूप से। चंद्रमा न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, हमारे शरीर में जल तत्व का कारक है, तो जल शरीर को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पे चंद्रमा हमारे भीतर पोषण को पैदा करने वाला ग्रह भी होता है। तो न्यूट्रिशन, नरिशमेंट जो भी है, खाने पीने से मिले या भावनात्मक रूप से भी, अगर मैं कहूँ इमोशनल फुलफिलमेंट की बात हो, तो वह भी चंद्र के अधीन आता है। चंद्रमा करुणा, भावनाओं का ग्रह माना गया है। दूसरों के प्रति आप एक दया, प्रेम, करुणा का भाव रख पाते हैं, ये चंद्र के अधीन है। इसके अलावा चंद्रमा हमारी सर्केडियन रिदम इसको कंट्रोल करता है, यानी एक बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहते हैं। खासतौर से जिन लोगों का चंद्र या बुध पीड़ित होते हैं उनको नींद की समस्याएं बहुत होती है, क्योंकि चंद्रमा नींद और हमारे सपनों को दिखाता है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। माइंड में हर चीज़, चाहे कॉन्शियस माइंड हो, सबकॉन्शियस माइंड हो, अनकॉन्शियस माइंड हो, एवरीथिंग इज अंडर मून, चंद्र के अधीन है। हमारी कल्पना शक्ति चंद्र के अंडर में आती है। जो लोग भी अगर देखें तो अक्सर जिनके ख्यालों में खोए रहने की आदत है, चंद्र कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। इसके अलावा चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, इस वजह से वह सृजन, कला और हर प्रकार की कलाओं का जो है कारक बनता है, सुंदरता का कारक बनता है। तो क्रिएटिविटी, ब्यूटी, आर्ट्स, डिज़ाइन, फैशन, खाना पीना, हॉस्पिटैलिटी, ये हर प्रकार के मनोरंजन के क्षेत्र, घूमना फिरना, ये सब चंद्र के अधीन है। चंद्र हर प्रकार की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका कंट्रोलर होता है। ख़ास तौर से समुद्रों का, सॉल्टी वाटर बॉडीज़ जितनी हैं वो चंद्र के अंडर हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज़ शुक्र के अंडर भी आते हैं, पर चंद्रमा हर जल का स्रोत माना गया है। इसके अलावा चंद्रमा शरीर के भीतर कफ का कारक है। जैसा मैंने कहा, जल तत्व अगर चंद्र के अंडर है और अगर चंद्र कमज़ोर पड़ता है तो शरीर के भीतर जल तत्व को खराब करता है, जिससे कफ की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा हार्मोन्स का कारक चंद्र बनता है। ब्लड सर्कुलेशन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। छाती है, ब्रेस्ट है महिलाओं में, यूट्रस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये चीज़ें चंद्रमा के अधीन हैं। इसके अलावा हमारा जो खाने पीने का एक पूरा साइकिल होता है, हम जो खा रहे हैं, क्या अच्छा खाना खा रहे हैं या ख़राब खाना खा रहे हैं, ये भी चंद्र के ऊपर निर्भर करेगा। इसके अलावा मुंह का जो कारक होगा वह चंद्र है। पेट का कारक चंद्र है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट और मुंह चंद्र के अंदर आते हैं। साइनस चंद्र के अंदर आते हैं। तो चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है कुंडली में, और इसके ऊपर पूरे कुंडली की
शक्ति निर्भर करती है। यदि चंद्र कमज़ोर होगा तो कुंडली कमज़ोर हो जाएगी, आप उच्च के ग्रह लेके बैठे रहिए, कोई परिणाम नज़र नहीं आएगा। हो ही नहीं सकता ऐसा कि चंद्रमा कमज़ोर हो और व्यक्ति को जीवन में अच्छे परिणाम मिल रहे हो। और ये लॉजिकल है, क्योंकि माइंड साथ नहीं देगा, डिसीजन सही होंगे नहीं, आप कोई कार्य करने में आपका मन नहीं लगेगा, तो जीवन में कोई भी परिणाम कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे मिलेंगे। तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा नवोग्रहों में महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तीसरा ग्रह लेते हैं मंगल। मंगल का तत्व है अग्नि का, सूर्य की तरह यह भी अग्नि तत्व का ग्रह होता है। इसकी दो राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। वारेश ये मंगलवार का स्वामी है। दो तिथियां इसके अधीन हैं, एक तृतीया और एक एकादशी। फिर करण जो रहता है वह है कौलव, और नक्षत्र इसके तीन हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। अब मंगल जिन चीज़ों का कारक है उनको जानते हैं। मंगल भी क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है, इसलिए वह भी हमारे भीतर ऊर्जा का कारक बनता है। पर ध्यान रखिए, सूर्य और मंगल में अग्नि के दो पहलू जो मैंने कहे, सूर्य कारक होता है प्रकाश का, तो अग्नि के दो स्वरूप हैं, एक है प्रकाश और एक है ताप, तो लाइट एंड हीट। तो लाइट का जो पार्ट है वो सूर्य के हाथ में, प्रकाश का तत्व, कॉन्शियसनेस जो देता है हमें, और जो हीट है, तापमान, वह मंगल के अधीन आता है। तो मंगल ऊर्जा का ग्रह है, शक्ति का कारक माना जाता है। हमारे भीतर जो भी हम अपने भीतर एनर्जी या इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ या वाइटैलिटी या कोई स्टैमिना महसूस करते हैं, वो मंगल की वजह से। मंगल कमज़ोर होगा, आप कभी भी ये चीज़ें महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा मंगल जो है वह इच्छा शक्ति, दृढ़ प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प का कारक माना जाता है, कर्म निष्ठा का कारक माना जाता है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। और मंगल के भीतर काफ़ी ज़्यादा आवेग, आक्रोश और क्रोध होता है, वो इसका कारक है। इस वजह से उसके अच्छे पहलू भी होंगे और ख़राब पहलू भी होंगे, क्योंकि क्रोध और आक्रोश या आवेग व्यक्ति के भीतर अच्छे तरीके से भी अभिव्यक्त हो सकता है और ख़राब तरीके से भी। अच्छे तरीके से है तो ये व्यक्ति के भीतर जैसा मैंने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा देगा, आप हार नहीं मानते, जूझने की क्षमता होती है, व्यक्ति किसी भी चीज़ से डरता नहीं है, अपने जीवन में संघर्षों से कतराता नहीं है। दूसरा, आप एक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रखने वाले व्यक्ति रहेंगे। तो यहाँ पे मंगल प्रतिस्पर्धा का ग्रह है, अनुशासन का ग्रह है और सकारात्मक आवेग की अभिव्यक्ति का ग्रह है। मंगल इसके अलावा पराक्रम को दिखाता है कि हम किसी चीज़ से कितना भयभीत होते हैं या उसका डट के हमारे भीतर सामना करने की क्षमता है, तो करेज एक। और दूसरा, मंगल जिद का ग्रह है। एक बार अगर यदि हमने कोई फैसला लिया तो हम उस पर अडिग हैं। अडिगता और जिद जो होती है वो मंगल के अधीन है। मंगल हालांकि इसके भीतर एक अहंकार का पहलू आता है, घमंड जिसे कहें, एरोगेंस, वो मंगल इसका कारक बनता है। इसके अलावा मंगल के तहत किसी भी तरीके के कंट्रोल, डोमिनेशन, पोसेसिवनेस, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये भी मंगल के अधीन आती हैं। मंगल जैसा मैंने कहा कि क्रोध का तो ग्रह है ही, पर ये साथ साथ काम, क्रोध और मात्सर्य यानी ईर्ष्या, इनको भी नियंत्रित करता है। तो एंगर, लस्ट एंड जेलसी, ये तीनों भी मंगल के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त मंगल जल्दीबाजी को दिखाता है, हमारे भीतर के अधैर्य को दिखाता है, क्योंकि ऊर्जा उसके भीतर बहुत है, पर उस ऊर्जा को दिशा होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिशा नहीं होगी तो वह ऊर्जा विनाश भी कर सकती है व्यक्ति का। तो यहाँ पे जल्दीबाजी है, आप अधैर्य रखते हैं और बिना सोचे समझे किसी कार्य को, निर्णय को लेने की एक आदत मंगल प्रदान कर सकता है, इसका कारक होता है वह। इसके अलावा मंगल कुबुद्धि, मूर्खता और एक अनुशासनहीनता, घृणा और किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या, परपीड़ा आनंद, क्रूरता, हिंसा, मारपीट, किसी चीज़ का विनाश और संहार, मानसिक या शारीरिक या किसी भी तरीके का आघात, ट्रॉमा एंड अब्यूज़ जिसको कहें, दुख, पीड़ा, चोटें और किसी तरीके के एक्सीडेंट, सर्जरी या मृत्यु,
ये मंगल के अधीन होते हैं। क्योंकि मृत्यु क्यों? क्योंकि मंगल के भीतर ही तापमान है, वही रेगुलेट करता है कि कितनी एनर्जी शरीर में रहेगी सूर्य के अतिरिक्त। तो यदि एनर्जी खत्म, मतलब हीट इज लॉस्ट, अगर हीट खत्म तो व्हाट यू आर जस्ट अ कोल्ड डेड बॉडी, नथिंग मोर देन दैट। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि जब तक शरीर में हीट है तब तक व्यक्ति जीवित है। इसलिए मंगल मृत्यु का कारक बनता है। कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि शनि मृत्यु का कारक है। शनि मृत्यु का कारक नहीं, शनि आयु का कारक होता है। हालांकि वो कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाने की शक्ति रखेगा, परंतु मंगल मृत्यु का कारक माना गया है। उसका कारण है वह तापमान, हमारे भीतर एनर्जी हीट की सप्लाई कंट्रोल करता है। उसे काट देगा तो यू आर नो लॉन्गर अलाइव। तो ये चीज़ मंगल के अधीन आती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि इसमें कई सारे पक्ष ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे मैंने बात करी कि मंगल अनुशासन का भी ग्रह है और वो अनुशासनहीनता का भी ग्रह है। वह हमारे भीतर की दृढ़ प्रतिज्ञा और एक प्रतिस्पर्धा का भी ग्रह है, और वही हमारे भीतर जल्दीबाजी और अधैर्य का भी ग्रह है और मूर्खता का भी ग्रह है। क्यों? क्योंकि मंगल के भीतर दोनों तत्व होते हैं। यह निर्भर करता है कि मंगल की स्थिति कुंडली में कैसी है और वह किस तरीके के परिणाम देने वाला है। इसलिए मंगल को जो है दो धारी तलवार मानना चाहिए। जो व्यक्ति इसको पकड़े हुए है उसके एटीट्यूड पे ये डिपेंड करता है कि वह कैसी हरकत करेगा। एक सिंपल सा उदाहरण और बड़ा प्रख्यात उदाहरण है, जैसे कि एक चाकू होता है। अब एक चाकू का उपयोग कैसे होगा ये व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उस चाकू का उपयोग सर्जरी करके व्यक्ति को बचाने के लिए भी हो सकता है, और उस चाकू का उपयोग उसको कुरेद कर मारने के लिए, गला काटने के लिए भी हो सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें मंगल के अधीन हैं। इसलिए ये निर्भर करता है कि व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा है, कि वह उसका उपयोग किस तरीके से करने वाला है, सकारात्मक या नकारात्मक। इसके अतिरिक्त मंगल जो है रिस्क, हर प्रकार की चीज़ें जो कि हमारे जीवन में रिस्क पैदा करती हैं उनका कारक होता है। भाई बहनों में भाइयों का कारक होता है, और दोस्तों मित्रों का कारक होता है, शत्रुओं का भी कारक होता है। ये निर्भर करेगा कुंडली पर। इसके अलावा मंगल जमीनों का कारक माना गया है। मंगल और शनि दो ग्रह जमीनों को कारक है। भूमि पुत्र कहते हैं मंगल को, भूमि पुत्र। तो ये भूमि का कारक है। लैंड और कंस्ट्रक्शन, हर प्रकार के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड, स्टेम फील्ड जिसको कहते हैं, मंगल के अधीन आते हैं। ये सुरक्षा और रक्षा का कारक होता है, इसलिए हम इससे आर्मी, पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री ये सब मंगल से देखते हैं। इसके अलावा मंगल शरीर की यदि बात करें तो रक्त यानी खून, ब्लड, मसल्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, हमारे दांत, हमारे कंधे, हाथ, और महिलाओं में मासिक धर्म, इनको नियंत्रित करता है। तो ये मंगल के कारक तत्व हैं जो अभी जाने। अगला ग्रह लेते हैं, वह है बुध। बुध का तत्व है यहाँ पे पृथ्वी तत्व, और बुध के भीतर हालांकि वायु के भी थोड़े गुण नजर आते हैं, पर इसका मूल तत्व पृथ्वी है। दूसरा, इसके दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। वारेश है, ये बुधवार का स्वामी होता है। तिथि दो तिथियां हैं, चतुर्थी और द्वादशी। करण है तैतिल, और यहाँ पे नक्षत्र रहते हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और बुध जिन चीज़ों का कारक बनता है उनको देखेंगे। बुध का सबसे पहला कारक होता है बुद्धि। तो हमारे भीतर की इंटेलिजेंस, तो बुद्धि का कारक बुध है। तर्क, वितर्क, सोचने समझने की क्षमता, हमारी विचारधारा, सोच, सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता, चालाकी, चतुरता, हमारी याददाश्त यानी मेधा और मेमोरी जिसे कहते हैं, बुद्ध के अधीन है। दूसरा, व्यक्ति को सीखने समझने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी, आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझते हैं और कितना लंबा याद रख पाते हैं, बुद्ध के हाथ में होता है। दूसरा, बुद्ध आइडियाज़, हमारे भीतर के जो विचार हैं, और ख़ास तौर से ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ जिसको कहते हैं, बुद्ध उसका कारक है। व्यक्ति की सोच कैसी होगी, बुद्ध के अधीन होता है। शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि बुद्ध नहीं है तो आप सीख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर सीखने समझने की क्षमता ही कमज़ोर हो जाएगी तो शिक्षा कुछ नहीं होने वाली। तो यहाँ पे शिक्षा और विद्या का कारक बुद्ध बनता है। इसके अलावा बुद्ध जो है वह वास्तविकता का ग्रह है। एक चीज़ों को तार्किक
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने समझने और सोचने वाला ग्रह होता है। तो एक साइंटिफिक रैशनल प्रैक्टिकल स्केप्टिकल एटीट्यूड बुध के भीतर होता है। तो जो लोग बुध प्रधान होंगे उनके भीतर इस तरीके के स्वभाव ज़्यादा होंगे। इसके अलावा बुध भाषा का कारक होता है। हर प्रकार का कम्युनिकेशन, चाहे वो आप लिखित हो या मौखिक हो या किसी अन्य प्रकार से भी अगर हम अपना संचार कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो वह अभिव्यक्ति का जो मार्ग होगा वह बुध के अधीन है। तो ये कंट्रोल करता है भाषा, आपकी वाक शैली और आपकी अभिव्यक्ति को। तो स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, हर प्रकार के रिटन, नॉन वर्बल और वर्बल बुध के हाथ में है। हर प्रकार के दूर संचार के माध्यम या संचार के माध्यम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी और इसके अलावा भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बुध के हाथ में है। बुध कूटनीति और चतुरता, रणनीति और एक जुगाड़ू मानसिकता का ग्रह होता है। तो रिसोर्सफुलनेस जैसे कहते हैं कि हम हर चीज़ में एक उपाय खोज लेते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर कठिन परिस्थितियों में भी यदि आप रास्ता बना सके तो बुध ताकतवर होगा। बुध इसका कारक है। इसके अलावा बुध व्यंग का, हास्य का कारक होता है। ह्यूमर, क्रिएटिविटी बुध के हाथ में होती है। इनोवेशन, इन्वेंशन, आविष्कार, किसी भी तरीके के नई नवीनतम सोच, लीक से हटकर सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बुध। इसके अलावा हर प्रकार के स्टेम फील्ड्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के जितने फील्ड हैं बुध के अधीन है। इसके अलावा बुध ट्रेड, कॉमर्स यानी वाणिज्य का कारक होता है और हर प्रकार के आदान प्रदान, आयात निर्यात का कारक होता है। व्यापार का मुख्य ग्रह माना जाता है। बिना बुध के व्यापार असंभव है। तो ट्रेड, सेल्स, बिजनेस, कॉमर्स, फाइनेंस, वित्त, इनके लिए बुध महत्वपूर्ण है। सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, ज्योतिष, जर्नलिज्म, ये सब बुध के अधीन आता है। इसके अलावा बुध यहाँ पे अगर हम शरीर की बात करें तो बुध कारक होता है हमारे मस्तिष्क का, हमारे नाड़ी तंत्र का। ब्रेन, हेड एंड नर्वस सिस्टम बुध के अधीन है। स्किन, स्पाइनल कॉर्ड, हाथ, कान, नाक और गला, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्राणवायु बुध के अधीन होती है। हर प्रकार के मानसिक रोग बुध के द्वारा पैदा हो सकते हैं। तो बुध इनका कारक बनता है जो अभी हमने जाना। अगला ग्रह लेते हैं, वह है गुरु। तो बृहस्पति के तत्व होता है आकाश और इसकी दो राशियां हैं, वह है धनु और मीन। वारेश ये है बृहस्पतिवार का और दो तिथियां हैं, पंचमी और त्रयोदशी। करण होता है गर और नक्षत्र है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। गुरु कारक होते हैं कई चीज़ों के। सबसे पहले गुरु को माना गया है जीव कारक। इसका कारण क्या है कि पहले वीडियो में मैंने जैसे बात करी थी कि सृजन दो जगहों से प्रारंभ होता है। एक पांचवें भाव जहां सूर्य बैठा है कालपुरुष कुंडली में, और एक नवा भाव जहां पे गुरु बैठे हैं नवे भाव में, जो कि आकाश तत्व का कारक है। तो गुरु वह ग्रह है जो जीवन को लाने वाला माना गया है। इसका पर्सोनिफाइड वर्जन है वो, तो क्योंकि वह आकाश का कारक है। और आकाश का अर्थ क्या है? आकाश इज सेम एज द प्योर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। तो उनमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए गुरु को जीव कारक माना जाता है। इट इज़ अ चेंजलेस प्रिंसिपल बिहाइंड एवरी चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे यदि गुरु नहीं है तो वह जीवन संभव नहीं होगा। आकाश तत्व नहीं तो जीवन संभव नहीं, प्राण नहीं। तो यहाँ पे गुरु को इस कारणवश जीव कारक माना गया है, बिना इसके सृजन नहीं संभव है। इसके अतिरिक्त गुरु ज्ञान का ग्रह है और ज्ञान का अर्थ होता है विद्या के साथ साथ आपको अनुभव भी हो। तो यह विस्डम जिसे हम कहते हैं वह होता है ज्ञान। विद्या अर्थ होता है सिर्फ नॉलेज, तो नॉलेज विद विजडम है ज्ञान। गुरु इसका कारक होता है। गुरु कारक होता है हमारे भीतर के अंतःकरण का, कॉन्शियंस, कि हमारे भीतर का कोई एक निर्णय लेने की एक क्षमता, कि भाई हमारा ज़मीर जो है, जो हमें हमेशा गाइड करता है कि भाई आप कुछ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो गुरु है। इट इज़ योर कॉन्शियंस, अंतःकरण है तुम्हारा। गुरु मेधा का भी ग्रह है। बिना गुरु के हम एक अच्छी बुद्धि और अच्छी एक याददाश्त
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म मेमोरी गुरु के हाथ में होती है। इसके अलावा गुरु के भीतर जो है सीखने समझने की क्षमता भी गुरु ही प्रदान करता है। बुद्ध और गुरु दोनों ही ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, विद्या और मेधा के कारक ग्रह माने जाते हैं। बिना इनके किसी भी प्रकार की शिक्षा, किसी भी प्रकार की सूझबूझ, किसी भी प्रकार के ज्ञान को सीख पाना असंभव है। तो गुरु के भीतर लर्निंग एबिलिटी भी होती है। इसके अतिरिक्त तो गुरु हमारे सोच और विचारधारा को नियंत्रित करता है, विद्या और शिक्षा को नियंत्रित करता है। हमारे जीवन में जो हमें शिक्षक मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, उनका गुरु कारक माना जाता है। और दूरदर्शिता का कारक होता है। भाग्य गुरु के अधीन है, नवम भाव का स्वामी बनता है काल पुरुष कुंडली में। गुरु नैसर्गिक कारक ग्रह होता है भाग्य का। यदि गुरु कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति का भाग्य कमज़ोर होगा। आप मेहनत कर सकते हैं पर भाग्य आपको मौके देता है जीवन में। तो यहाँ पे भाग्य गुरु के अधीन आता है, बाकी कोई ग्रह नहीं जो भाग्य का कारक बने। तो गुरु यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है कि गुरु की महत्ता क्या है और क्यों गुरु महत्वपूर्ण ग्रह है उस कुंडली में। उसका लिंक जो है कार्ड सेक्शन में दिखाया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा गुरु जो है वह हमारे जीवन में जो आस्थाएं हैं, हम जिन चीज़ों पे यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम, आइडियोलॉजी, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स यानी आदर्श और उसूल, और वह सारी मान्यताएं और आस्थाएं जिनके बलबूते आप अपना जीवन चलाते हैं, एक मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट या कोई भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट, वह गुरु के अधीन है। वो अच्छा भी हो सकता है और बेकार भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, वो कुंडली पे निर्भर करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो भी तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, आइडियोलॉजी, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, जो भी आपने अपने नियम कायदे, आदर्श उसूल जीवन में माने हैं, जिनके तहत, जिन पर चलकर आप अपने जीवन को जीते हैं, वो गुरु है। इसके अलावा गुरु धर्म का कारक होता है। धर्म का अर्थ यहाँ पे सिर्फ किसी भी प्रकार का रिलीजन नहीं है, वो तो है ही, पर धर्म का मुख्य अर्थ है आपकी ड्यूटी, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, आपका दायित्व। आप अपने जीवन में अपना धर्म क्या समझते हैं और वह धर्म व्यक्ति खुद बनाता है। तो यहाँ पे गुरु उसका कारक बनता है। इसके अतिरिक्त गुरु हमारे भीतर की करुणा और सौम्यता, दूसरों के प्रति उदारता का भाव रखने वाला ग्रह है। कंपैशन, काइंडनेस, दूसरों के सहायता करने के लिए, क्योंकि जीव कारक है, तुम जीवों की सेवा करो, यही गुरु है। इसके अलावा गुरु कारक होता है धर्म यानी रिलीजन, संस्कृति, कल्चर और सभ्यता, सिविलाइजेशन, इनका कारक है। गुरु दर्शन शास्त्र का, अध्यात्म का, आख्यान शास्त्र, माइथोलॉजी का, ज्योतिष, न्याय यानी लॉ, कानून, और मानवता का कारक होता है। हमारे भीतर की जो मानवता है वो गुरु है, क्योंकि धर्म का पालन मानव के भीतर है, किसी और प्राणी के भीतर नहीं। इसके अलावा हर प्रकार की उच्च शिक्षा और उच्च ज्ञान का गुरु कारक बनता है, किसी भी फील्ड में हो वह इससे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु शोध, आविष्कार, नवीनतम विचारधाराएं और धन संपत्ति का कारक होता है। तो गुरु को नारायण का स्वरूप माना गया है और गुरु के बिना धन असंभव है। धन और संपत्ति जीवन में किसी भी प्रकार की, वित्त, धन और संपत्ति गुरु के अधीन है। यदि गुरु कमज़ोर होगा, बाकी ग्रह कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पैसा यदि है भी तो टिकेगा कभी नहीं और ज़रूरत पड़ने पे काम नहीं आता। तो यहाँ पे पैसा या और धन संपत्ति, किसी भी प्रकार की वित्तीय चीज़ें गुरु के अधीन। व्यक्ति जीवन में जो सम्मान कमाता है, इज्जत, वह गुरु है। तो यहाँ पे ख्याति की बात नहीं हो रही है। फेमस बहुत लोग हो जाते हैं, बट फेम डिपेंड करती है, अच्छी और बुरी होती है। कुछ लोग कुख्यात होते हैं, कुछ लोग सुख्यात होते हैं। तो गुरु सुख्याति का ग्रह है, कुख्याति का ग्रह नहीं है। गुरु अक्सर व्यक्तियों को, वह यदि अच्छा है तो ही होगा, वह सम्मान देता है जो आपको लोगों की नज़रों में एक ऊंचा मुकाम, एक इज्जत देती है, डर के कारण नहीं देती है ये। तो गुरु का अर्थ है सम्मान जो लोगों के भीतर दिल से हो, वह गुरु है। ये सूर्य भी नहीं देता। सूर्य डर से दे सकता है, मान प्रतिष्ठा से दे सकता है, पर ये जो इज्जत वाली बात है ये सिर्फ गुरु के अधीन होती है, अन्यथा ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा हर प्रकार के ऊंचे पद सूर्य और गुरु के हाथ में होते हैं। गुरु सलाहकारी का ग्रह है, किसी को
सलाह देना, मशवरा देना, किसी को राह दिखाना, टीचर गुरु है। गुरु विस्तार का भी कारक होता है, हर चीज़ का एक ग्रेजुअल एक्सपेंशन जिसको कहें गुरु के अधीन। और ये अहंकार का भी ग्रह है। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, एथिक्स जो हम फॉलो करते हैं वो भी हमारे ईगो का पार्ट होते हैं, इसलिए गुरु ईगो को भी बढ़ाता है। पर साथ साथ यदि ज्ञान है तो व्यक्ति को यह विनम्र भी बनाएगा, सिर्फ अहंकारी ही नहीं, पर यह अहंकार दे सकता है, गुरु की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा लेखन, संगीत, साहित्य, चिकित्सा, राजनीति और अर्थशास्त्र गुरु के अधीन होता है। महिलाओं के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पति का कारक माना गया है, बच्चों का कारक होता है। और शरीर की यदि बात करें तो गुरु नियंत्रित करता है फैट को, प्रोटीन, लीवर, बाइल डक्ट, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ब्रेन, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, हमारी पेल्विक रीजन, थाइस और डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये गुरु के अधीन आते हैं। तो यहाँ पे यह चीज़ें थी जो गुरु के अंडर में आती हैं। तो अभी तक हमने यहाँ गुरु तक की चर्चा करी, आज हम अपनी चर्चा को विराम देंगे। आगे बाकी ग्रहों की जो विशेषताएं हैं, किनके वह कारक होते हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये बचे हुए हैं, इनकी विवेचना अगले वीडियो में की जाएगी, अन्यथा ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो शुक्र, शनि, राहु, केतु अगले वीडियो में चर्चा होगी कि वह किसके कारक होते हैं। तो मेरा अनुमान है कि यहाँ पे आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे ग्रहों के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।